अपन बात कर रहे थे कि आपके एग्जाम्स में आता क्या क्या है, तो मैं आपको बता रहा था जी आपके एग्जाम्स में एक तो आरसी आती है। बीट एनी एग्जाम, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हाँ जी, कल मैं आपको बता रहा था जी, एक तो आपके एग्जाम में आती है आरसी, एक आता है आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट, एक आता है आपके एग्जाम में पैरा जंबल्स। ठीक है, पैरा जंबल्स कैसे होते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पैरा जंबल्स ऐसे होते हैं, देखो मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा बिल्कुल बेसिक सा लिख दिया, बना दो एक बार, इसको ठीक करना। ऐसा ऐसे ना किया करो, एक तो इकट्ठे मिलके कुछ ना किया करो, इकट्ठे मिलके तो मेरे को समझ ही नहीं आता। इंडिविजुअली कर लो, जिससे पूछ लूंगा वो जवाब दे देना। और आंसर ऐसे नहीं दिया जाता कि सेंटेंस बना दो, आंसर दिया जाता है ए बी सी डी से, तो क्या सीक्वेंस बननी चाहिए वो सीक्वेंस आप बना लो फटाफट से। बन गई सबकी? ओके, बैठे 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 बैठे। राम इज वेरी काइंड किंग, ऐसे नहीं आंसर, मतलब डी सी बी ए या डी बी सी ए, क्या सीक्वेंस चाहिए मुझे? डी बी सी ए, डी बी ए सी, डी ए बी सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, ए डी बी सी, बड़ी सारी सीक्वेंस आ गई यार। हैं? डी ए बी सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं डी बी ए सी, चलो डी बी ए सी को लिख के देखते हैं। राम इज ए किंग, मजा तो नहीं आया, मजा आया है? मुझे तो नहीं आया भाई मजा। हाँ, तुमने क्या बताया था? ए डी बी सी, चलो ए डी बी सी, ए किंग, राम, ना भाई, मजा तो अभी भी नहीं आया। कोई और किसी की सीक्वेंस थी? कुछ और भी थी क्या किसी की? एनीवन? डी ए बी सी, बन रहा है क्या कुछ? कोमा और किसी में लगा लो, कोमा और किसी में लगा लो, तो सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस बनती है डी ए बी सी। किस किस की सही बनी? डी ए बी सी। क्लास में 3 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा सही बन गया। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा पैरा जंबल था, एग्जाम में इससे ज्यादा बेसिक आता है। ठीक है, वो तुम समझदार हो।
तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अभी हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एग्जामिनर एक सेंटेंस को डिवाइड नहीं करता, एग्जामिनर जनरली एक पैराग्राफ को डिवाइड करता है जिसके अंदर अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। बैंकिंग में तो पैराग्राफ के सेंटेंसेस ही पैराग्राफ जितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपने को आरसी, दूसरी चीज एग्जाम में आती है क्लोज टेस्ट, तीसरी चीज आ जाती है पैराजम्बल्स। इसके अलावा एग्जाम में आपके आते हैं एरर्स। क्या आते हैं? जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कल भी मैंने नोटिस कर लिया था, मैं आज भी नोटिस करूंगा। ये 4 सेंटेंसेस एक बार लिख लो। कंफ्यूजन है क्या? 100% श्योरिटी के साथ कोई सही बता पा रहा है? किसी को यूं लगता हो जी ना मेरे को पता है 100%, मैंने जो बोल दिया वही फाइनल, कोई चेंज करके दिखाए? है कोई ऐसा? नहीं है ना। ये दिक्कत होती है। और ये दिक्कत होती क्यों है? क्या आज से पहले कभी अदर या अनदर वर्ड कहीं पढ़ा नहीं? पढ़ा तो सबने है। आवाज चाहिए। लेकिन ऐसा, अच्छा क्या ये वर्ड ऐसे हैं जिन्हों का मीनिंग ना कभी सुना हो? मीनिंग भी सुन रखा है, पढ़ भी रखा है, लेकिन जब एग्जाम में आ रहे हैं, जब सेंटेंस में आ रहे हैं तो क्लियर नहीं है कि कौन सा वर्ड कहां पे क्यों कैसे यूज होता है। तो ग्रामर में जो आपसे पूछा जाता है, जो एरर में आपसे पूछा जाता है ना, वहां पे एक्चुअल में आपसे पूछा जाता है ग्रामर का यूसेस। क्या पूछा जाता है? यानी एरर्स की बात करूं या एक सेंटेंस रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस या फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? ग्रामर। समझ आ रही है बात? और क्या आता है एग्जाम में, कोई और बताओ मुझे। इसके अलावा और एग्जाम में क्या आता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यही सेंटेंस रिप्लेसमेंट होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, शाबाश, मैंने फिलर्स लिख दिया उनको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पूछ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, क्या है, ऐसे। ठीक है। और प्रेपोजिशन, ठीक है, एरर में आ जाते हैं, फिलर में आ जाते हैं। और कुछ? वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, शाबाश, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और आ जाते हैं शाबाश इडियम्स, फ्रेजेस। और आ जाते हैं यस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिम एंटोनिम सबको पता होंगे क्या होते हैं, पता है ना? सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग। सिनोनिम्स होते हैं, देखो वर्ड में ही लिख रहा है सिन, ये जो सिन होता है ना, इसका मतलब होता है सेम। सिन का मतलब क्या होता है? सारे बोल दो, सिन का मतलब क्या होता है? और साथ में लिख रहा है निम। क्या लिख रहा है? निम का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब मीनिंग भी होता है। नेम का मतलब मीनिंग भी। तो सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है। फिर होता है एंटोनिम्स, जिसमें एंटो लिखा है। एंटो का मतलब होता है ऑपोजिट। एंटो का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। और एंटोनिम बोले तो हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है। तो ये हो गया एंटोनिम और ये हो गए सिनोनिम। फिर है ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस सबको पता होंगे, जैसे मैंने लिख दिया माइट इज राइट, इसका मीनिंग पूछ लेगा। किसका मीनिंग पूछ लिया? माइट इज राइट। ठीक है। यह पूछ लेगा टू हिट द बकेट। सबको पता है हिट द बकेट का मतलब कि बकेट को हिट कर देना, यही मतलब होता है टू हिट द बकेट। माइट इज राइट का मीनिंग तो सबको पता होगा। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कितने लोगों को पता है माइट इज राइट का मीनिंग?
बस माइट इज राइट होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब क्वेश्चन उठता है ना तो सर इसमें लाठी है ना भैंस है, लेकिन लिखा क्या गया है माइट इज राइट। माइट का मतलब यहां पे होता है बच्चों पावर। जब हम बोलते हैं ना माइट इज राइट, क्या बोलते हैं हिंदी में? सबने सुना है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। आवाज चाहिए? सबने सुन रखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे, इसका मतलब क्या होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस? मतलब क्या होता है इस बात का? जिसके पास लाठी है भैंस उसी की होगी। हाँ, पड़ोसी। पड़ोसी जिसके पास पावर होती है उसकी भैंस होती है, उसी की चलती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है भाई जिसके पास पावर है ना वही सही है। पावरफुल इज ऑलवेज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है? पावरफुल इज ऑलवेज राइट। इंग्लिश में माइट वर्ड का एक मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है? सारे बोल दो क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जब बोला ना माइट इज राइट तो इसका मतलब क्या है? पावरफुल इज ऑलवेज राइट, है ना। आज की डेट में बीजेपी के पास पावर है। कोई भी करप्ट नेता हो, कितना बड़े से बड़ा करप्ट नेता हो, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है वो गंगा जल से नहा लेता है, उसकी सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और वही अगर कांग्रेस में हो या आप में हो तो वो जेल चला जाता है। मनीष सिसोदिया देख लो, इसी चीज का एग्जाम्पल है, पावर में होते हुए भी जेल में बैठा है। लेकिन बीजेपी का कोई लीडर देख लो, जिस दिन से ये पावर में आए उसी दिन से इनका गोधरा वाले सारे कांड में ये बरी होते चले गए, एक एक करके सारे इनके केसेस खत्म होते चले गए। द रीजन इज माइट इज राइट। द रीजन इज माइट इज राइट। और इस बात को आपने पता है कहां सुना था? क्या आपने ऐसा वर्ड सुना था? माइटी राजू। सुना था क्या सबने? क्या सुना था? माइटी राजू। माइटी का मतलब था पावरफुल। माइटी का मतलब क्या था वहां पे? पावरफुल। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? इसी माइटी से अगर मैं एक और वर्ड बना दूं तो वर्ड बनता है अलमाइटी। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? सारे बोल दो, दोबारा बोल दो। अलमाइटी बोले तो माइटी मतलब पावरफुल, माइटी मतलब पावरफुल, अल मतलब ऑल, सर्वशक्तिमान। हु इज अलमाइटी? हु इज अलमाइटी? आया या गया? सारे बोल दो, आया या गया? यहां से एक बात और सीख के जाना, देखो मैंने इसी माइट से माइटी बनाया, फिर इसी माइटी से ऑलमाइटी बना दिया। इंग्लिश में गेम ही यही होती है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बन जाता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बन जाता है, वाइज से विजडम बन जाता है, वाइज से विजडम बन जाता है। एक ही वर्ड से अलग अलग वर्ड बनते चले जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अलमाइटी बोले तो, अलमाइटी बोले तो। इसी सर्वशक्तिमान के लिए एक और सिनोनिम कभी सुना है? क्या वर्ड है? सारे बोल दो, दोबारा बोल दो, दोबारा बोलो, एक बारी और, एक बारी और। क्या वर्ड है? ये बोलना इसलिए जरूरी होता है, बोलने से यहां जाता है सीधा। सिर्फ पढ़ने से पता है क्या होता है? वो यहीं घूम रहा होता है। जैसे आप बोलते हो ना, आपका ब्रेन यूज होता है। कभी भी कोई भी नया वर्ड दिखाई दे, कहीं पे अकेले में भी पढ़ रहे हो, नया वर्ड जैसे ही दिखाई दे उसका मीनिंग ढूंढने से पहले उसको एक बार बोलो। होता क्या है, हम मीनिंग पढ़ते हैं, पढ़ो लेकिन साथ में बोलो। इसीलिए इंग्लिश के बारे में या किसी भी लैंग्वेज के बारे में एक एक्सरसाइज बताई जाती है जिसका नाम होता है रीड अलाउड। क्या? क्या? रीड अलाउड वो एक्सरसाइज है जिसको करने से जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग तक पहुंचती है। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? वर्ड क्या है? दोबारा बोल दो, क्या वर्ड है? पता हो या ना पता हो, ये वर्ड क्या लिखा है पीछे? क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट का मतलब
क्या मतलब होता है? सारे बोल दो, क्या मतलब होता है? क्या आपने पोटेंट से बना हुआ ये वर्ड कहीं पे सुना है? कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? हम बोलते हैं उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ऐसा कर सकता है। क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर? गेटिंग माय पॉइंट? तो पोटेंट से जब पोटेंशियल बना, तब भी मीनिंग क्या है? पावर, कैपेसिटी। क्या मतलब है इसका? कैपेसिटी। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? इसी पोटेंट से अगर मैं बना दूं इम्पोर्टेंट, क्या बना दिया? सारे बोल दो, क्या बना दिया? दोबारा बोल दो, क्या बना दिया? अब सुनना और समझना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सफिक्स होते हैं और एक प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक होते हैं सफिक्स। पहली बात, ये सफिक्स होता है, सुफिक्स नहीं होता। काफी लोग इसको सुफिक्स पढ़ रहे होते हैं। इट्स नॉट सुफिक्स, इट्स, दोबारा बोल दो, क्या ये? और दूसरा क्या होता है? प्रीफिक्स। क्या होता है? क्या होता है? प्री बोले तो, प्रीफिक्स बोले तो जो किसी वर्ड के पहले लग जाए, जो किसी वर्ड के पहले। आपने ये वर्ड सुना है? सुना है सबने? क्या वर्ड है? और अगर इसके आगे मैं ये लगा दूं तो क्या बनता है? क्या एक्टिव का ऑपोजिट हो जाता है? इनएक्टिव। आवाज चाहिए? आपने ये वर्ड सुना है? सुना है क्या? सबने सुना है? जैसे ही इसके आगे लगा दिया, क्या बन गया? ऑपोजिट। यस और नो? कंप्लीट का मतलब था कि पूरा है, इनकम्प्लीट का मतलब है पूरा नहीं है। यही मतलब है। एक्टिव का मतलब था कि कोई बंदा एक्टिव है, इनएक्टिव में एक्टिव, यानी ये जो इन है आगे आके लग रहा है। यस और नो? आवाज चाहिए? तो इसका नाम क्या बना? क्या बना? अच्छा, जब ये आगे आगे लग रहा है तो क्या ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो हम बोलते हैं इन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। इन कैसा प्रीफिक्स है? नेगेटिव प्रीफिक्स। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, आ रहा है ना? ठीक है। अभी इनकी तरह एक वर्ड सुना होगा आपने, पॉसिबल। क्या सुना है? उल्टा। उल्टा। क्या इम भी आके नेगेटिव मीनिंग दे रहा है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? एक बात सुनना और समझना, जब भी पी के आगे लगाना हो ना, किसके आगे? पी के आगे अगर इन जोड़ना हो तो इन नहीं जुड़ेगा, इम जुड़ेगा। पी के साथ इन नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? इम। और जैसे ही पॉसिबल के आगे इम लगाया, मीनिंग कैसा हो गया? नेगेटिव। यस और नो? आवाज चाहिए? अगर समझ में आता है तो ये क्या था? पोटेंट बोले तो जिसके पास पावर है, पावरफुल। क्या वर्ड है? सारे बोल दो, पावर है या नहीं है? ये होता है पावरलेस। क्या होता है? पावरलेस। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए? समझ में आ रहा है? अब सुनना और समझना, इम्पोर्टेंट अर्थ हो जाती है, इम्पोर्टेंट सोयल हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर्स का बेहद यूज हो रहा है हर जगह पे, और फर्टिलाइजर्स के कारण जो सोयल है उसकी पावर खत्म होती जा रही है, जो अर्थ है वो बंजर होती जा रही है। ऐसी अर्थ जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसको बोला जाता है इम्पोर्टेंट। क्या बोला जाता है? इम्पोर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही कुछ कपल्स होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते, उनको भी बोला जाता है इम्पोर्टेंट। क्या बोला जाता है? इम्पोर्टेंट। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? फर्टिलाइजर्स के कारण अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि 90% ऑफ द विमेन राइट नाउ हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज। 90% of the women have right now which issue? इनफर्टिलिटी।
क्या बोला मैंने? इनफर्टिलिटी का मतलब भी इम्पोटेंसी वाला है। पोटेंट से या इस पोटेंट से वर्ड बन जाता है पोटेंसी। क्या वर्ड बनता है? सारे बोल दो, क्या वर्ड बनता है? फिर से मीनिंग पावर है। फिर से मीनिंग क्या है? पावर। अब इसी से वर्ड बना दिया इम्पोर्टेंसी। क्या वर्ड बना दिया? मीनिंग पावरलेस। पावरलेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? जो कपल बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उनको जो बीमारी होती है, उस बीमारी को नाम दिया जाता है इम्पोटेंसी। क्या नाम दे दिया जाता है? इम्पोटेंसी। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए? पोटेंट बोले तो, पोटेंट बोले तो, पोटेंट बोले तो आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये जो ओमनी होता है, इसका मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब, दोबारा बोल दो, ओमनी का मतलब, ओमनी का मतलब, ओमनी बोले तो ऑल, पोटेंट बोले तो, ओमनी पोटेंट बोले तो हैविंग ऑल पावर, यानी कि ऑलमाइटी। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है या जा रहा है? बोल दो। मैंने एक वर्ड बना दिया बच्चों, ओमनी साइंट। क्या वर्ड बनाया? सारे बोल दो, क्या वर्ड बनाया? क्या वर्ड बनाया? साइंट से वर्ड बनता है साइंटिस्ट। साइंट से क्या वर्ड बनता है? साइंटिस्ट की तरह, या साइंट से ही वर्ड बनता है साइंस। क्या वर्ड बनता है? साइंस बोले तो नॉलेज। साइंस बोले तो नॉलेज। विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान। विज्ञान इज द वर्ड दैट हैज कम फ्रॉम विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, जो फैक्ट बेस्ड हो, उसी को साइंस बोलते हो। यस और नो? साइंस का मतलब होता है नॉलेज। साइंस का मतलब, ओमनी का मतलब, ओमनी साइंस का मतलब हैविंग ऑल नॉलेज। हिंदी में बोल देते हो सर्वज्ञानी। आ रहा है या जा रहा है? बोल दो। अब देखो, मैंने तुम्हें दो वर्ड सिखाए, तीसरे वर्ड का मीनिंग तुम अपने आप बता दोगे। ओमनी प्रेजेंट, मीनिंग सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या? प्रेजेंट एवरीवेयर। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तीनों में ओमनी लिखा हुआ था। तीनों वर्ड भगवान के लिए यूज होते हैं। भगवान के लिए हमेशा बोला जाता है गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट एंड ओमनी प्रेजेंट। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। आ रहा है क्या? ओमनी बोले तो, ओमनी बोले तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर होगी यहां तक की बातें? ठीक है। अगर ये बातें सबको क्लियर होगी तो ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट वर्ड अपना क्लियर हो गया। अब एक और वर्ड बनाया मैंने, ओमनी, क्या वर्ड बनाया? ओमनी। सारे बोल दो, ओमनी, ओमनी। बोलना नहीं है, किस किस को इसका मीनिंग पता है, बस ऐसे हाथ। ओमनीवोरस का मीनिंग कितने लोगों को पता है? ठीक है। अभी जिनको नहीं पता उनको शायद याद आएगा। मैंने एक और वर्ड लिख दिया। क्या वर्ड है? सारे बोल दो, दोबारा बोल दो, आवाज कम है। क्या वर्ड है? मैंने एक और लिख दिया। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज वोरस। क्या कॉमन है? सारे बोल दो, क्या कॉमन है? दोबारा बोल दो, क्या कॉमन है? अब सुनना और समझना। वर्ड होता है वोर। क्या वर्ड होता है? क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ खाना। क्या मतलब होता है? दोबारा बोल दो, क्या मतलब होता है? वोर बोले तो
वॉर बोले तो वॉर का मतलब होता है कुछ खाना, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। जैसे ही मैंने इसके आगे लगाया हर्ब, क्या लगाया? हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियां, हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, सबने सुना है। हर्बीवोरस होता है जो हर्ब्स को खाए। किसको खाए? हर्ब्स को। शाकाहारी। कौन होता है? शाकाहारी। वन हु ईट्स हर्ब्स, वन हु ईट्स हर्ब्स। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। ये क्या वर्ड था? क्या वर्ड था? कार्निवोरस। क्या वर्ड है? हर्ब को खाने वाला हर्बीवोरस, और कार्न को खाने वाला। कार्न का मतलब, कार्न का मतलब, कार्न का मतलब होता है फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है बॉडी। कार्न का मतलब होता है बॉडी, जो किसी की बॉडी को खाए, जो मांस को खाए। क्या बोलते हैं उसको? सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे। क्या बोल देते हो? जो हर्ब्स खाए हर्बीवोरस, जो कार्न खाए कार्निवोरस, जो ये क्या है? ओमनी बोले तो, ओमनी बोले तो जो सब कुछ खा जाए, इसको कुछ नहीं अड़ता, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। अच्छा, अब सुनना और समझना। हो क्या रहा है? वर्ड्स में हम कुछ आगे जोड़ रहे हैं, कुछ बीच में जोड़ रहे हैं, कुछ पीछे जोड़ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। जो आगे जुड़ते हैं, जो आगे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो कहीं भी जुड़ जाते हैं बीच में आके वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रूट वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? दोबारा बोल दो, क्या कहलाते हैं? तो यहां से अपने को एक बात क्लियर होगी कि वोकैबुलरी को भी रिलेट करके सीखा जा सकता है। हमने रिलेट किया माइट से, हम पहुंच गए पोटेंट से, पोटेंट से ओमनी पे, ओमनी से वोरस पे। हमने वर्ड 4 ही सीखे हैं। एक हमने सीखा है वोरस, एक हमने सीखा है पोटेंट, एक हमने सीखा है ओमनी, और एक हमने सीखा है माइट। क्या सीखा है? माइट। लेकिन इन 4 वर्ड से हमने जब वर्ड्स गिनने पे आए तो हमने बहुत सारे बना दिए। सही कह रहा हूं क्या मैं? आवाज चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो इस तरह से आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पूछ लेगा? कहेगा वन हु ईट्स वेजिटेबल्स ओनली। कौन है वो? वन हु कैन ईट एनीथिंग, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ जी, ओमनी। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट, या फिर ऑल माइटी, ऑल माइटी। द कपल हु इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, हाँ जी, उनको बोलोगे इम्पोर्टेंट। कपल को बोला जाएगा इम्पोर्टेंट, उनकी बीमारी को बोला जाएगा। समझ में आया? आवाज चाहिए। चलो जी, ये तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम में फिलर्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं। इडियम्स आ गया जैसे माइट इज राइट, ठीक है। फिर एक और मैंने लिखा था, क्या? ये क्या होता है? कम जगह पे ना। टू हिट द बकेट एनीवन एल्स, कोई काम पूरा कर देना। टू टू हिट द बकेट का मतलब होता है टू डाई। क्या मतलब होता है? मर जाना। अब सुनना और समझना। होता पता है क्या है? जब आप वर्ड्स पढ़ रहे हो तो उनके 2 मीनिंग होते हैं। कितने मीनिंग होते हैं? कितने मीनिंग होते हैं? 2 मीनिंग कौन कौन से होते हैं? वर्ड के 2 मीनिंग कौन कौन से होते हैं? एक मीनिंग होता है लिटरल,
क्या मीनिंग होता है? क्या मीनिंग होता है? और एक मीनिंग होता है कौन सा? दोबारा बोल दो, कौन सा? कौन सा? पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग। क्वेश्चन उठता है ये क्या होते हैं? वर्ड का अगर एज इट इज मीनिंग निकाला जाए, वर्ड का अगर, सुनना और समझना, एक वर्ड सुना कातिल? कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? सबने सुना है? इस वर्ड का एक ही मीनिंग है ना? एक ही मीनिंग है। हाँ, कातिल मतलब हत्यारा, यही मीनिंग है या कोई और मीनिंग भी है? और क्या मीनिंग है? अच्छा, कातिल निगाहें हैं, कोई और मीनिंग भी है क्या? किसी को कह दिया आज बड़ा कातिल लग रहा है, तो मतलब क्या, उसका मतलब क्या है कि आज तू मर्डर करके आया किसी का, या कुछ और मीनिंग है? मतलब क्या वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है? ठीक है, एक बात और सुनना। घर पे कुछ काम चल रहा है, मान लो, मतलब किचन में कोई लेडी खड़ी होकर कुछ बना रही है, ठीक है, और एकदम से बर्तन गिरने की आवाज आती है, और अंदर मतलब उसकी सासू बैठी है, और वो अंदर से कहती है वाह बहुत बढ़िया। तो वो वाह बहुत बढ़िया जो है, उसकी सेंस क्या है? बहुत बढ़िया काम किया उसने, या टोंट था? अब जो मैंने बोला वाह बहुत बढ़िया, वैसे तो इसका पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन उसने कैसा मीनिंग दिया है? उसने कैसा मीनिंग दिया है? तो कैसे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव मीनिंग है? एक तो सास है। जब वर्ड का एज इट इज मीनिंग लिया जाता है उसे बोलते हैं लिटरल मीनिंग। जब किसी को बोल रहे हो वाह बहुत बढ़िया, पॉजिटिव मीनिंग या नेगेटिव मीनिंग? नॉर्मल सेंस में वाह बहुत बढ़िया, पॉजिटिव मीनिंग नेगेटिव मीनिंग, तो उसको तो बोलते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कौन सा मीनिंग? कौन सा मीनिंग? एज इट इज। समझ में आ रहा है सभी को? फिर होता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव, फिगर आउट करना किसी मीनिंग को। क्या करना? क्या करना किसी को? फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब मीनिंग निकालना। मीनिंग वो है नहीं, मीनिंग आप निकाल रहे हो, उसको बोला जाता है फिगरेटिव मीनिंग। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। जब आप सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हो ना, किसकी बात करते हो? जब आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हो तो उस केस में आपको कौन सा मीनिंग ढूंढना होता है? लिटरल। कौन सा मीनिंग ढूंढना होता है? लिटरल। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। लेकिन जब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग ढूंढना होता है तो फिगरेटिव मीनिंग होता है, ना कि लिटरल मीनिंग। तो हिट द बकेट का तो लिटरल मीनिंग क्या बनेगा? बकेट को हिट कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग बकेट को हिट करना है ही नहीं। उसका मीनिंग क्या है? आवाज चाहिए। आवाज चाहिए। ये क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? मीनिंग सबको पता है? आवाज चाहिए। ठीक है, मैंने इसके साथ एक और वर्ड लगाया, उसको भूल जाना एक बारी, इसको पढ़ना। ये क्या है? क्या है? मीनिंग सबको पता है? आवाज चाहिए। कर्टेन का मीनिंग भी पता है, लेक्चर का मीनिंग भी पता है। जो मीनिंग पता है वो है लिटरल मीनिंग। मैंने जब इकट्ठा बोला कर्टेन लेक्चर, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ये क्या होता है? कितने को मीनिंग पता है? ठीक है, पर्दे के पीछे की बात। जब वाइफ हस्बैंड को डांटती है उसे बोला जाता है कर्टेन लेक्चर। क्या बोला जाता है? क्योंकि पहले ये लेक्चर कर्टेन के पीछे हुआ करते थे, आजकल का टाइम माड़ा है, ये लेक्चर भी पब्लिकली होने लगे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, वाइफ सिर्फ कर्टेन में ही लेक्चर दिया करती थी, आजकल वाइफ, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कर्टेन लेक्चर। फंडा क्लियर हो रहा है? अब देखो, कर्टेन का मतलब सबको पता था, लेक्चर का मतलब सबको पता था, लेकिन कौन सा मीनिंग पता था अपने को? आवाज चाहिए, लेकिन मीनिंग चाहिए कौन सा था? गेटिंग माय पॉइंट? आवाज चाहिए। चलिए, आपके एग्जाम में इसके अलावा कोई और चीज आती है क्या? फटाफट, एनीथिंग एल्स? है कॉलम्स के क्वेश्चन, ठीक है, हाँ आजकल आने लगे हैं। स्पेलिंग आती है बिल्कुल। लो जी, कॉलम्स, फिर मैं स्पेलिंग्स लिख देता हूं, करेक्ट स्पेलिंग दे देंगे या इनकरेक्ट दे देंगे, चूज करना होता है। और कुछ? सेंटेंस अरेंज करना होता है, बाकी 3 दे दिए, उसके बाद कौन सा? ओड मैन आउट वाले क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पैरा जंबल की तरह होते हैं वो भी। एक बाहर निकालना है, एक चूज करना है, 4 दे दिए, कौन सा कॉम्प्लीमेंट करेगा, इस तरह के होते हैं। यही सब है, इतना ही है एग्जाम में। वो क्वेश्चन का रूप कितना मर्जी बदलते रहो, आजकल पैरा जंबल का एक नया रूप आ गया, बैंकिंग में देखने को मिलता है। पैरा जंबल का नया रूप आ गया, उसमें क्या आता है कि एक सेंटेंस के 5 पार्ट कर देंगे। पहले तो कहेंगे इन 5 को अरेंज करो, और ऐसे ऐसे 4 सेंटेंस दे देंगे। पहले तो उन 5 को अरेंज करो आपस में ही, और फिर उन 4 को अरेंज करो आपस में, पैराग्राफ बनाओ। तो ये पैरा जंबल का नया दिखता है। एक पैरा जंबल का नया रूप ये भी देखने को मिलता है कि एक ही सेंटेंस के 5 टुकड़े कर देंगे और उनमें एक छठा टुकड़ा ऐड कर देंगे। वो कहेंगे इनमें से 5 ही आएंगे इस सेंटेंस में, छठा बाहर भी निकालना है तुमने और 5 को अरेंज भी करना है। तो तरीका, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया। समझ आ रही है बात? तो एग्जाम में यही सब आता है। अब क्वेश्चन उठता है जी, फिर एस के क्लासेस पे आके हम क्या क्या कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन पहले तो तुम सबसे है, वो ये कि भाई क्या सारा कुछ करना जरूरी है, या 2-4 चीजें छोड़ दें, मतलब शॉर्टकट मारें, एग्जाम में पास हो जाएं। जिससे मारना तो शॉर्टकट ही चाहिए ना, स्मार्ट वर्किंग का जमाना है, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। एग्जाम में जैसे ग्रेजुएशन करके आए हो गए तो उसमें करते थे ना, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दे, पीछे 5 साल के पेपर उठा के पढ़ लिए, वन नाइट फाइट, पीछे 5 साल के पेपर उठा के पढ़ लिए, उनमें देख लिया जो जो क्वेश्चन कॉमन है वही आएंगे, है ना? और आ भी जाते थे, क्योंकि 8 में से 5 या 6 करने होते थे, 2 तो छोड़ने भी थे, तो 2 बाहर के आगे भी गए, और 3 भी आगे तो कौन सा फर्क पड़ा, एक आधा तो छोड़ के भी आएंगे, पास ही होना है। आपने कौन से मेरिट में आना है, ठीक है? हाँ जी, तो इनमें से भी पास ही होना है। क्यों? आज की डेट में वो अप्रोच काम नहीं करती। आज की डेट में अप्रोच वही काम करती है कि आपको सब करना पड़ेगा। आज की डेट का मतलब है, आज से 10 साल पहले वो अप्रोच काम करती थी कि छोड़ दो जो नहीं आ रहा। मैंने मेरे टाइम पे जीएस छोड़ दी थी, मैंने जीएस कभी नहीं पढ़ी। मेरे को मतलब, एक तो मेरे को ना तो पानीपत की लड़ाई की डेट याद हुई, कहने का मतलब मेरे को कभी कोई डेट याद नहीं होती। दूसरी मेरे साथ दिक्कत थी, मैं मतलब लिटरली बता रहा हूं, जब मैंने कैट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल वेस्ट में ही था। मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल वेस्ट में ही था। हो सकता है तुम्हारे में से आधों के लिए अभी भी वेस्ट में हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे भी यही हालात थे। ठीक है, मैं यही सोचता था। एक दिन मेरा रूम पार्टनर था, मैं उससे भिड़ गया, वो कहता वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है। मैं, तेरे को नाम से नहीं पता लग रहा? वेस्ट बंगाल वेस्ट में सबको पता है, हैं? वेस्ट बंगाल मेरे लिए तो अभी भी वेस्ट में ही है, बांग्लादेश के वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है? उस दिन मेरा माइंड खुला, मेरे को समझ में आई कि भाई नाम में भी लोचा हो सकता है, तो कभी नाम से भी धोखा नहीं खाना। ठीक है, उस दिन माइंड खुला, और उस दिन एक बात और क्लियर हो गई। उससे पहले मैं फिर भी कभी कभार सोच लेता था कि मैं ना कभी मूड हुआ तो आईएएस की तैयारी करूंगा, लेकिन उस दिन एक बात और क्लियर होगी कि बेटा तू आईएएस के लिए बना ही नहीं है। आईएएस में तो जीएस चाहिए, मेरे को जीएस का जी नहीं आता। आपने जोड़ दिए हाथ, ठीक है। तो कहानी समझना, अब होता क्या है,
वो वाला टाइम था जब मैंने जीएस छोड़ी और मैंने सीजीएल का पेपर दिया। एसएससी सीजीएल 2012 में मेरे नंबर आए थे 126 प्री में, और मैं ना मतलब क्लास में ऐसे चौड़ा होके घूमता था। 126 है, कट ऑफ पता क्या थी? 86। 200 में से 86 की कट ऑफ थी और मेरे थे 126। छोड़ा होने वाली बात ही थी, ठीक है, मतलब कट ऑफ से आप 40 नंबर ऊपर। तो और जिसमें मैंने जीएस तो छोड़ रखी थी, जीएस को मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, को क्या भूले भटके कोई एक क्वेश्चन कर आया हूँ तो 50 के 50 क्वेश्चन, उस समय 200 क्वेश्चन ही आते थे। ये 25 100 क्वेश्चन वाला गेम तो हाल फिलहाल का 3-4 साल पहले का है, ठीक है। तो मैं जीएस को छोड़ के आया था, 150 में से 126 थे मेरे, तो मैं तो छोड़ा हूँ ही, उस समय सिलेक्शन भी हो गया। आज 200 में से अगर 150 ना लो तो कोई नहीं पूछता। समझ में आ रही है बात? तो क्या आज जीएस छोड़ के जाया जा सकता है? आज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मेरे टाइम पे आईबीपीएस दिया जब मैंने, 22,000 वैकेंसी थी। कितनी? आज के टाइम पे 2200 भी पूरी नहीं मिलती, सच्चाई है। और जब 22,000 वैकेंसी थी, पेपर देने वाले 4 लाख भी नहीं थे। आज 2200 वैकेंसी होती है और पेपर देने वाले 40 लाख भी कह दूं तो थोड़े हैं, सच्चाई है। तो आज का टाइम वो है कि आप कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मेरा टाइम वो था जब सब कुछ छोड़ के नौकरी पा गए। मेरा आईबीपीएस क्लियर, मेरा एसएससी क्लियर, मेरा एलआईसी क्लियर, मैंने जाके एलआईसी ज्वाइन की, ठीक है। लेकिन कहानी सुनना और समझना, क्योंकि आसानी से मिल गई तो मन हो गया छोड़ देना, क्या बड़ी बात है, छोड़ के भी आगे, ठीक है। मेरी वाइफ का मैं कई बार बताता हूं क्लासेस में, मेरी वाइफ बैंक में है एट प्रेजेंट, पीएनबी में, और वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी उसकी, और वेटिंग लिस्ट भी 2.5 नंबर की क्लियर हुई थी। 42 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग की कट ऑफ गई थी, उसका स्कोर था 40 पॉइंट समथिंग, 40 नंबर। और मैंने उसको कहा था तू तैयारी कर ले अगले पेपर की। पता लगा 10 दिन 20 दिन के अंदर अंदर तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। मैं भी देख के हैरान, भाई साहब 2.5 नंबर की वेटिंग, आज 0.25 की वेटिंग क्लियर नहीं होती, सबसे बड़ी सच्चाई है। और आज तो वेटिंग बल्कि लगती नहीं, वेटिंग लिस्ट ही नहीं लगती, ठीक है। तो आज की डेट में छोड़ा कुछ नहीं जा सकता, अब छोड़ा नहीं जा सकता, सारा करना, टाइम कम है, कैसे करें, क्या करें? हाँ, ये जो सब है ना, इसके लिए करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? आवाज चाहिए इस सब के लिए। और ये जो सब लिखे हैं बाकी, ये सारे किसका पार्ट है? कितनी चीजें पढ़नी है अपने को? कितनी चीजें पढ़नी है? और चौथी चीज, तीनों को पढ़ते पढ़ते साथ में, सारे बोल दो, क्या करना पड़ेगा? ये 4 चीजें करनी है अपने को। पहली चीज है ग्रामर, दूसरी चीज है रीडिंग, तीसरी चीज है वोकैब, और चौथी चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का इलाज आज से, पहले दिन से। आज ही हम एक टेस्ट करेंगे क्लास में, डेली एक टेस्ट करेंगे, डेली। अब कोई सही कहे जी आता तो कुछ भी नहीं, फिर भी टेस्ट क्यों? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आता सर, फिर टेस्ट क्यों? एक, हाँ ठीक है, जिनको लगता है यार सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। खड़ा, बाइक चला लेता है, कब से चलाता है? 2 साल हो गए। 2 साल पहले जिस दिन बाइक चलानी सीखी थी, उस दिन घर के अंदर पहले बैठ के ये सीखा था कौन सा गियर है, कौन सा क्लच है, कौन सी ब्रेक है, या बाइक के ऊपर बैठ के सीखा था? गाड़ी चलानी सीखनी हो, बाइक चलानी सीखनी हो, साइकिल चलानी सीखनी हो, तो अंदर बैठ के पहले ये सीखते हैं ना कि कौन सा ब्रेक, कौन सा क्लच, कैसे रेस देनी है। घर में थ्योरी पढ़ाई जाती है बोर्ड पे, और फिर हम बाहर जाते हैं ग्राउंड में तैयार व्यार होके, और फिर पूछते हैं अच्छा ये वाला
जैसे दिमाग में वो रूल याद होता है कि पहला रूल नंबर 1 किक मारो, रूल नंबर 2 ना सॉरी रूल नंबर 1 चाबी लगाओ, रूल नंबर 2 स्टैंड हटाओ, रूल नंबर 3 किक मारो, रूल नंबर 4 बंद ना हो उसके लिए रेस दो, रूल नंबर 5 क्लच दबाओ। ऐसे रूल याद करते हो या सीधा प्रैक्टिकल? बाइक चलानी कैसे सीखी, गाड़ी चलानी कैसे सीखोगे? जब ड्राइवर सीट पे बैठोगे जाके। सच्चाई है क्या? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। घर में बिठा के रोज लेक्चर दूंगा आके, भी गाड़ी में ए बी सी होता है, ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। फिर गियर होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे रिवर्स ऐसे। रोज बोर्ड पे आके लेक्चर दूंगा। गाड़ी चलानी आ जाएगी? आवाज चाहिए। कैसे चलाओगे? ड्राइवर सीट पे बैठ के। वो अलग बात है, साथ में एक वेटरन बिठा लो, साथ में एक एक्सपीरियंस पर्सन बिठा लो जिसको चलानी आती है। अगर गिरने लगो, कोई ठोकने लगो तो वो संभाल ले। यही तो गेम है। आवाज चाहिए। टेस्ट देना है जाके फाइनली। आवाज चाहिए। कैसे सीखोगे? अगर गाड़ी ठोकने के डर से, साइकिल ठोकने के डर से घर बैठ जाओ ना, साइकिल नहीं चला सकते थे कभी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल चलाई जिंदगी में और कभी नहीं ठोकी? सबसे बड़े झूठे हैं। भले ही वो 4 टायर वाली लगाई हो, तब भी कहीं ना कहीं बैलेंस बिगाड़ के एक आधी बार तो। ठीक है, लेकिन अगर आप गिरने के डर से डर जाते तो साइकिल नहीं सीख पाते। सच्चाई है। 0 नंबर आने के डर से अगर डर जाओगे तो टेस्ट देना नहीं सीख पाओगे। और मैं तो एक थ्योरी जानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं हमारी लाइफ के फेलियर्स फिक्स हैं। हमारी लाइफ के फेलियर्स फिक्स हैं। मेरा मानना है कि भाई किसी की जिंदगी में फेलियर 100 हैं, किसी की जिंदगी में 120 हैं, किसी की जिंदगी में 1 है, लेकिन फिक्स है। मतलब डेस्टाइंड है। मेरा मानना ये है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरा मानना है एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, और उस डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपने 100 बार फेल होना है। मान लो ये लिखा हुआ, कितनी बार फेल होना है? 100 बार। अब आप 100 बार फेल होना है और 101वीं बार आपने क्या होना है? पास होना है। तो मेन एग्जाम देने से पहले अगर आप 100 बार पेपर दे बैठे होंगे तो मेन एग्जाम में पास हो जाएंगे? यस और नो? आवाज चाहिए। इसीलिए टारगेट क्या लेना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके फेल होने का। टारगेट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके। अरे नहीं अंग्रेजों, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके फेल होने का टारगेट नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके फेल होने का, नंबर खत्म होने का टारगेट लेना चाहिए। अगर मेरी लाइफ में 200 बार मुझे फेल होना है ना, तो मैं 240 टेस्ट दूंगा। जब आप पास होने लग जाओगे, मतलब समझ जाओ कि आपका वो नंबर खत्म हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? भाई 50 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए 45 चाहिए। एक दिन तुक्के से 45 आ गए। हमने सोचा पास होने का नंबर स्टार्ट हो गया ना। मैंने कहा 200 बार अगर फेल होना है तो मैं टेस्ट कितनी बार दूंगा? क्योंकि 240 में फिर मैं कम से कम 35 बार पास हो जाऊंगा। और जिस दिन मैं 35 बार पास हो गया ना, तब मैं समझूंगा कि मेरा फेल होने का नंबर खत्म हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज चाहिए। इसी चीज का नाम प्रैक्टिस है। मैं उसी चीज को डेस्टिनी कह देता हूं। बात एक ही है। प्रैक्टिकली सोचो तो सच्चाई भी यही है कि भाई फेल होने का नंबर जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन पास होने शुरू हो जाओगे, उस दिन मेन एग्जाम में जाके भी पास होगे। है या नहीं है? है या नहीं है? बस इतनी सी गेम है। इस गेम को समझ पाओ तो बहुत दूर तक जाओगे, ना समझ पाओ तो, ना समझ पाओ तो यहां तो हो ही, यहां तो हो ही, यहां से तो कोई कहां भेजने वाला है। ठीक है, तो इस बात को अगर समझ पा रहे हो तो हमने एक इलाज तो निकाल दिया प्रैक्टिस का। क्या इलाज? और कब देंगे? डेली। अब क्वेश्चन ये उठेगा जी टेस्ट दे तो दिया,
25 क्वेश्चन आ गए टेस्ट में, या 30 आ गए, या 20 आ गए। मेरे तो 20 के 20 गलत हो गए जी, माइनस आ गए, डिमोटिवेट हो गया। पहली एक कहानी सुन लो। डिमोटिवेशन नाम की सच्चाई है कि कोई चीज नहीं होती। डिमोटिवेशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। लगे रहो ना, लगे रहो, लगे रहो, तो हर चीज आपको मोटिवेट करती है। मैं पिछले 8-10 सालों से वेट कम करने की कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन मैं आज भी लगा हुआ हूं। होता कुछ नहीं, लेकिन मैं आज भी लगा हुआ हूं। मैं रोज सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा फालतू सो जाता हूं, ठीक है। जिस दिन मेरे को थोड़ी सी टेंशन होती है, यार कम तो हो नहीं रहा, छोड़, लेकिन फिर मैं वापस से उसी रिदम में आ जाता हूं। तो कभी डिमोटिवेशन हो ना, सारी चीजें छोड़ के बंद करके और सो जाओ, बस ये इलाज होता है। और कोई डिमोटिवेशन कुछ नहीं होती। तो भाई माइनस आए कुछ आए, टेस्ट देना है। क्वेश्चन उठता है फिर सीखूंगा कैसे अगर माइनस आ रहे हैं? तो सिखाऊंगा मैं। जब आपने टेस्ट दिया, जो टेस्ट आपने रोज किया, उस टेस्ट को शाम को हम रोज अपने YouTube चैनल पे एनालाइज करेंगे। उस टेस्ट को हम ये सीखेंगे कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना था, उस टेस्ट में कौन से क्वेश्चन का आंसर क्यों आया, यही क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया। इज इट क्लियर? प्रैक्टिस होगी आपकी। आवाज चाहिए? ठीक है। बात आ गई रीडिंग की। किसकी बात आ गई? रीडिंग के लिए हम डेली पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे? कल आपको जाते हुए मिला था एक, ठीक है। उस एडिटोरियल को हम 11:30 बजे रोज पढ़ेंगे। 11:30 बजे पढ़ेंगे कैसे? उस एडिटोरियल में से एक दिन पढ़ेंगे वोकैबुलरी, एक दिन पढ़ेंगे, आज वोकैबुलरी पढ़ेंगे, फिर अगले दिन उसी की रीडिंग करेंगे। वोकैबुलरी से वोकैब कवर हो रही है? आवाज चाहिए? अच्छा, वोकैबुलरी में होगा क्या? एक बार आप घर से पढ़ के आओगे, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, अगले दिन उसकी रीडिंग करके आओगे, अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा। सेम वर्ड आपने 4 बार पढ़ लिए। अगर एक बार घर से पढ़ के आए, अगले दिन मैंने पढ़ा दिए, 2 बार हो गया। तीसरी बार आपने एडिटोरियल में रीडिंग करी, चौथी बार मैंने पढ़ा दी। कितनी बार पढ़ लिए वर्ड्स? अगर किसी चीज को 4 बार पढ़ोगे तो क्या वो याद रहेगा? होता है हम 4 बार पढ़ के भी भूल जाते हैं, ये भी होता है, लेकिन अगर 40 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। आवाज चाहिए भाई? 4 बार में भूल जाओगे, लेकिन 40 बार में तो 100% याद हो जाएगा। यस और नो? आवाज चाहिए? जिस दिन आपने अपना पहला सिम लिया था, पहला मोबाइल नंबर लिया था, पहले दिन बार बार भूल रहे थे। अभी मोबाइल नंबर पूछा जाए ना तो सोए सोए भी जवाब दे दोगे। यस और नो? आवाज चाहिए? तो ये कहानी क्यों बनी? क्योंकि रिपीटिशन हो गई। होगा क्या जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, 20 एडिटोरियल में क्या होगा, पहले वाले एडिटोरियल की 10 वोकैब रिपीट हो जाएंगी। 21वें में क्या होगा, बीच में जो 20 आए थे उनकी 50 वोकैब रिपीट हो रही होंगी। रिपीटिशन इतनी बार हो जाएगी कि 4 महीने जब तक आपका बैच चलेगा, हर वर्ड आपको 20-20, 30-30 बार आपके सामने आ जाएगा। सामने आएगा तो याद रह जाएगा। वोकैबुलरी कवर, और क्या कवर? रीडिंग कवर। डन है? बचा क्या? बचा क्या? ये मुझे कम आती है, ये मुझे कम आती है, लेकिन फिर भी उतनी आती है कि तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है। और डेली लगभग 1 घंटा हम इसको देंगे, लगभग 1 घंटा ग्रामर को, आधा पौना घंटा एडिटोरियल को, 15-20 मिनट टेस्ट को, 15-20 मिनट टेस्ट को, सारी चीजें कवर हो गई। इसके अलावा एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए, वो ये कि एक एपिसोड है, अपना YouTube चैनल है एक, अपना एक YouTube चैनल है SK क्लासेस नाम से, ठीक है जी। और उस पे एक सीरीज है जिसका नाम है वोकैब विद देसी तड़का। कुछ नहीं है, तड़के लगा रखे हैं वोकैबुलरी को याद करवाने में। दिक्कत होती है, सबको भूल जाते हैं, वोकैब याद करते हैं भूलते हैं। इससे पढ़ोगे भूलना भूल जाओगे, ठीक है। सच्चाई है, वर्ड्स याद रहने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सच्चाई बता दूं,
एग्जामिनर से इतनी सेटिंग है अपनी, उसको कह रखा है मेरे वो कैब विद देसी तड़का में से 50% कम से कम आना चाहिए, ऐसा तक होता है, 90% भी यहीं से आता है। एग्जामिनर मेरे से पूछ के एग्जाम बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम यूं कहो जी पहले बता देना, बताऊंगा पहले ही, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। स्कूल में होता था ना, जब आप उसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता था, ये 5 पढ़ लियो बेटा जरूर, उनमें से 3 एग्जाम में मिलते थे। होता था क्या ऐसा? पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ, तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता था तो वही कहानी है, तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूंगा, फिर तुमने समझना है, एग्जाम में मिलेगा वही। और ऐसा कई बार हो चुका है, पास्ट एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं बता रहा नया। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। हम ऐसे पढ़ेंगे। अब रह गए अपने फिर वही क्वेश्चन जो हमने देखने थे। तो एक काम करते हैं, पहले कर लो टेस्ट। मुकेश सर, पहले करो टेस्ट, 10 मिनट लगाओ, फिर एडिटोरियल की वोकेबलरी पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन टेस्ट दे दो, और ये क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं। कहानी इतनी नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन तुम्हें इतने ही दिखा पाया मैं, कुछ और भी थे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट एक ही है जो कल हम थोड़ा सा सीख के गए थे, थोड़ा सा, अदर, अनदर, द अदर, कल थोड़ा थोड़ा सीख के गए थे। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कल कवर कर लेंगे। ठीक है, बैंकिंग वाले कितने हैं? बैंकिंग मेरे को दे दो। जो लोग ऑनलाइन आते हैं उन लोगों के लिए टेस्ट जो है टेलीग्राम पे आएगा,